कि मणिपुर को मोदी सरकार 4 महीने से जलने क्यों दे रही है, जिससे चीन और नेपाल के लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा लगाव पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव हो। भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है। 2 छात्रों के मृत शरीर का फोटो इंटरनेट पे वायरल होने लगा। अब चीन भारत को पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के सहारे तीनों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली कि मणिपुर के 60 विधानसभाओं में पहले से ही 40 सदस्य मैतेई समुदाय से आते हैं। दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार चीन पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका को मिलाकर भारत को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब चीन ने ऐसा कौन सा खेल खेल दिया है कि नेपाल और श्रीलंका को भी अपने खेमे में मिला लिया और मोदी सरकार कहां पर कमजोर साबित हुई। वर्तमान में चीन की चाल आक्रामक तरीके से श्रीलंका में पैठ बढ़ाने के मंसूबे से जुड़ी हुई है और यह भारत के लिए बहुत बड़ी चेतावनी भी है। श्रीलंका ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आवास एवं शहरी विकास रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक 2019 में करीब 20% श्रीलंकाई घर केवल 1 बेडरूम वाले ही थे। इसमें से सबसे ज्यादा खराब स्थिति भारतीय मूल के तमिलों की थी, जिनकी संख्या 47% है। इनके मकान में मात्र 1 ही कमरा है। भारत ने 2010 में 50,000 मकान बनवाने का ऐलान किया था ताकि भारत और श्रीलंका के बीच संबंध और मजबूत हो सके, और मोदी सरकार के आने के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ चीन श्रीलंका में 19,000 मकान बनवाने का समझौता करने जा रहा है। यह समझौता वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन के दौरान किया जाना है और चीन श्रीलंका में सरकार के सामाजिक संस्थाओं के जरिए राशन भी बंटवाया, जिससे चीन श्रीलंका के नजर में भारत को नीचा दिखा सके। उधर नेपाल की बात करें तो वह पहले ही चीन के साथ जा चुका है और अब चीन नेपाल में आर्थिक हस्तक्षेप करने के बाद सांस्कृतिक दखल भी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत चीन ने अपने साहित्यों और प्राचीन चीनी ग्रंथों का अनुवाद नेपाली भाषा में कराकर नेपाल में बांटने जा रही है, जिससे चीन और नेपाल के लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा लगाव पैदा हो सके और ज्यादा जुड़ाव बन सके। अब इसे मोदी सरकार की विदेश नीति की सफलता कहेंगे या असफलता, जहां एक तरफ नेपाल जैसा देश जिससे भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता था वह चीन के साथ चला गया, जबकि भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है कि नेपाल और भूटान भारत और चीन के बीच बफर राज का दर्जा रखते हैं और वह एक तरह से भारत के लिए सुरक्षा कवच भी है। सामरिक रूप से भारत नेपाल जैसे इतने महत्वपूर्ण देश को भी अपने पक्ष में नहीं रोक पाया। वहीं श्रीलंका भी भारत के सैन्य और आर्थिक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि हिंद महासागर पूरी दुनिया के लिए कितना महत्व रखता है और श्रीलंका जैसे देश हिंद महासागर के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर भी चीन श्रीलंका को भी अपने पक्ष में लेकर जाता हुआ दिख रहा है और श्रीलंका से भारत के पांव उखड़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, ईरान जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ईरान पाकिस्तान पर गोलाबारी करके पाकिस्तान को उलझाए रखा, इसके बावजूद मोदी सरकार ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में समझौते के अनुसार बजट नहीं दे पाई और ईरान नाराज होकर स्वयं के पैसे से ही चाबहार बंदरगाह का विकास करने लगा। आपको जानकारी दे दें कि ईरान का चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चुनौती देने के लिए बनाया जा रहा था, जिस ग्वादर बंदरगाह का विकास चीन ने भारत को घेरने के लिए किया था। अब चीन भारत को पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका के सहारे तीनों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं मोदी सरकार अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में लाने में भी नाकाम दिख रही है। अब चलिए थोड़ा मणिपुर की भी जानकारी आपको दे दें। आपने देखा होगा कि 23 तारीख को जैसे ही मणिपुर में इंटरनेट सेवाएं बहाल हुई, 2 छात्रों के मृत शरीर का फोटो इंटरनेट पे वायरल होने लगा और इसी हत्या का विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें 54 स्टूडेंट घायल हो गए। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट 5 दिन के लिए फिर से बंद कर दिया। आपको यह भी जानकारी दे दें कि पिछले 4 महीनों से मणिपुर में चल रही हिंसा में अब तक 175 लोग मारे गए, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतना ही नहीं, मणिपुर में 5,172 आगजनी के केस आए हैं और 4,786 घरों और 386 धार्मिक स्थलों को जलाने और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। मणिपुर में हिंसा के दौरान 65,000 से अधिक लोग अपना घर छोड़ दिए हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मणिपुर की हिंसा मैतेई समुदाय की एक मांग से प्रारंभ हुई, जिसमें कहा गया कि मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाए।
इस पर कुकी और नागा जनजातियों का विरोध है। उनका कहना है कि मणिपुर के 60 विधानसभाओं में पहले से ही 40 सदस्य मैतेई समुदाय से आते हैं और यदि इनको जनजाति का भी दर्जा दे दिया जाएगा तो हमारे अधिकारों में बंटवारा हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक मणिपुर के 12 मुख्यमंत्रियों में से मात्र 2 मुख्यमंत्री नागा और कुकी समुदाय से आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर को मोदी सरकार 4 महीने से जलने क्यों दे रही है? क्या सरकार शांति बहाल करने में सक्षम ही नहीं है या फिर जानबूझकर 40 मैतेई विधायकों को नाराज ना करने के चक्कर में कोई कदम नहीं उठा रही है? उधर 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के हाव भाव को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि मणिपुर की इन्हें बिल्कुल भी चिंता है। और सबसे बड़ा सवाल कि जब मोदी सरकार जम्मू और कश्मीर जैसे इतने बड़े राज्य में जो शत्रु देश पाकिस्तान से सटा हुआ भी था, फिर भी लाखों सेना भेजकर शांतिपूर्वक तरीके से 370 हटा सकती है, तो मणिपुर जैसे छोटे से राज्य में शांति बहाल करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? क्या 40 विधायक और मणिपुर में इनकी डबल इंजन सरकार को बचाए रखना इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि भले ही 65,000 लोग मणिपुर छोड़ के चले जाएं, 4,786 घर फूंक दिए जाएं, भले ही 175 लोग मार दिए जाएं, लेकिन भाजपा राजनीति नुकसान जरा सा भी सहन नहीं कर सकेगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।